हो गया, बट कोई बात नहीं, काम तो चल ही रहा है। तो जो पावर है वो हो गया बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको अपन ने पावर से डिफाइन करा। तो रेट के लिए अपन क्या लगाते हैं, dw/dt, तो सीधा लगा दिया, तो ये अपनी पावर तैयार हो गई। यहाँ पे dw क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस जो अपने वर्क डन करना है उसके हिसाब से जो फोर्स लगाएंगे ये dt टाइम हो जाएगा, और p अपनी इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। सिंपल सा एक फॉर्मूला बनके तैयार है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। ये मतलब ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, सबको याद भी चाहिए, याद भी होना चाहिए, हर जगह यही लगता है पावर का। कई बार क्या होता है अपन एवरेज पावर के चक्कर में पड़ जाती है कि एवरेज क्या होगा। तो एवरेज क्या होता है, ऊपर वर्क नीचे टाइम, ऊपर जो होता है टोटल वर्क डन, नीचे रहता है टोटल टाइम। तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम का जो रेशियो होता है वो एवरेज पावर के फॉर्म में जाता है। ये ध्यान करो, अपन ने एक बार क्या करा था, एवरेज स्पीड निकाली थी, तो वहां क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लिखते थे, वही फॉर्मेट थे, बस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्क डन आ गया, नहीं यहाँ पे नीचे टोटल टाइम आ गया, बस वहां क्या होता था, स्पीड होती थी, यहाँ पे पावर हो गया। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो जो निकालना है, जब भी एवरेज निकालनी है अपन ने, रेशियो निकालना है टोटल का टोटल के साथ। अब जिसके साथ आ जाए तो वर्क अपॉन टाइम होता है, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ये अपनी एवरेज पावर हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैंने कहा यार अगर अपन यहाँ पे देखते हैं जो अपना फॉर्मूला था, उसमें अगर मैं फर्स्ट केस में लेता हूं कि फोर्स को कांस्टेंट बनाऊं, तो हमने मालूम है यार कि dw/dt लिखूंगा, w की वैल्यू क्या होगी, पिछले क्लास में पढ़ा है, ये होता है वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता? तो अपन ने यहाँ पे फोर्स यानी F डॉट S लिख दिया, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब देखो आगे, मैंने कहा यार फोर्स कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर निकालते हैं अपन, तो इसको बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या रह गया, ds रह गया, तो ds/dt बन गया। अब ds/dt तो ये पहचानी हुई चीज लग रही है, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो इसको वेलोसिटी लिख दिया, यानी फोर्स का वेलोसिटी के साथ अगर हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो अपने पास पावर बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर? तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट। फोर्स वेरिएबल है तो नहीं लगेगा भैया, जब फोर्स कांस्टेंट है तभी लगाएंगे, क्या होगा, F डॉट V। क्लियर? देख लो जल्दी से, यहाँ पे P इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स हो गया कांस्टेंट वैल्यू जो भी है आपकी, और V वेलोसिटी हो जाएगी। जल्दी से नोट करो, ले लिया? बहुत तेज हो तुम। आगे आते हैं, ठीक। अब देखो यार, मैंने वही कंडीशन देखी कि यार मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको अपन हॉरिजॉन्टल सरफेस से आगे टहलने के लिए बोले, अरे घूम के आ जाओ, और मैंने फोर्स लगा दिया इसको खींचने के लिए, टेढ़ा टेढ़ा। अब फोर्स अगर टेढ़ा है तो ये टेढ़ा तो जाएगा नहीं, ये तो सरफेस पे ही सीधा जाएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, तो यही जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही होगी। तो आप अगर पावर निकालोगे ना, तो फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है cos थीटा वाला, वो यूजफुल होगा, परपेंडिकुलर वाले तो काम नहीं आएगा। तो अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, F डॉट V, वैल्यू क्या होगी, mod F mod V cos थीटा। ये लगता है अपने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, कुछ खास कठिन काम नहीं किया, सिंपल है भाई, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही होता है, लगा दिया, यानी cos के हिसाब से बदलेगा, ये समझ में आ गया। क्लियर? ले लिया? अब देखो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यार अगर ये कॉस के हिसाब से बदल रहा था, तो पावर का थीटा के हिसाब से वेरिएशन होगा, तो थीटा के हिसाब से वेरी करके देखते हैं किसके हिसाब से चलेगा, कॉस थीटा के हिसाब से चलेगा, तो ग्राफ कॉस का ही होगा। ठीक है, अब कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है, बना दी ऊपर की तरफ। अब अगर ये कॉस का ग्राफ है, तो हमें मालूम है यार कि एक स्टेज आएगी जहां पे वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये 0 है। फिर क्या देखा यार, 90 डिग्री मिलेगा कहीं पे, तो 90 डिग्री पे वैल्यू कॉस की 0 होती है, तो ग्राफ तो कॉस का ही चल रहा, ये वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री के लिए, तो यहां पे मैंने 180 डिग्री के लिए पाई लिख दिया। उसके आगे बढ़ूंगा मैं तो ये कितनी हो जाएगी 270 डिग्री के लिए, जिसको अपन 3π/2 भी लिख सकते हैं। आगे क्या हो जाएगा 2π यानी 360 डिग्री के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स के लिए ऑब्जर्व कर लिया अपन ने एक करके। अब देखो आप यहां पे वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अपन ने ग्राफ बनाया था वो किस किस के बीच का है, देखो आप, तो हमने कहा cos थीटा, और थीटा किस किस के बीच का है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का। तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो थीटा 0, परपेंडिकुलर हो गए तो ये स्टेज बनेगी, फोर्स लगा रहे होंगे ऊपर, ये जा रहा होगा इधर,
एंटी पैरेलल की स्टेज है, ये एक स्टेज है और फिर से एक स्टेज है। तो ये चारों स्टेजेस को अपन ने ऑब्जर्व करना है। तो एक एक करके देख रहे हैं अपन। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले देखा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री वाली स्टेज में क्या होगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल ही आएंगे। एक ये है, एक ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगा दिए। ग्रीन वाला मान लेते हैं अपन, हर बार आप देखो चेंज हो रहा, पीले वाले को हर जगह फिक्स रखा। तो पीला वाला जो डायरेक्शन है ना वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन वाला यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों के डायरेक्शन सेम है। तो उस स्टेज में क्या होगा, अरे बोलो, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्यों, यहाँ पे डालो ना cos 0। cos 0 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी। तो मैंने यहाँ 0 पुट करके डाला और टोटल वैल्यू होगी एफ बी। मैंने कहा ये मैक्सिमम आएगी थीटा इक्वल टू 0। क्लियर। मैंने कहा 90 पे क्या होगा, जरा वो भी देख लेते हैं अपन। 90 पे वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही। तो ये वैल्यू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि cos 90 0 होता है। फिर मैंने कहा 270 और 90 लगभग एक ही बात है, क्योंकि परपेंडिकुलर रहेगी, तो उसको मैंने डिस्कस ही नहीं करा। फिर अपन ने 180 पे आगे देखा यार, cos 180 क्या होता है, -1। और cos 180 अगर -1 होता है तो पूरी वैल्यू में यहाँ पे -1 हो जाएगा, नहीं माइनस एफ बी के बराबर वैल्यू आएगी। तो ये नीचे बनेगा, तो ये माइनस एफ बी हो गया, ये प्लस एफ बी हो गया। तो आप देख सकते हो पाई की वैल्यू ये होगी। तो ये मिलेगी आपको मिनिमम वैल्यू, इसके अलावा और कुछ होने के चांसेस है नहीं। अब आप देखो, ये ग्राफ ऊपर के रीजन में तो ये रहेगा पॉजिटिव, ये नीचे के रीजन में तो रहेगा नेगेटिव, और ये भी यहां से तक देखेंगे तो रहेगा पॉजिटिव। ये पूरी कहानी अपन ने सिर्फ 1 टाइम पीरियड के लिए करी है, 0 से 2 पाई के लिए। आगे और कहीं बढ़ोगे तो सेम ग्राफ रिपीट होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कॉस का जो पीरियड होता है वो 2 पाई ही होता है। ठीक है, अपन ने वही लगा दिया। तो ये अपन को पूरा अंदाजा लग रहा है कि यार यहाँ से ऐसे हो रहा है, वहां से ये हो रहा, और ये अपना पूरा प्रोग्राम तैयार हो गया जो अपन ने बनाया। यहां तक कोई कष्ट हो किसी को, तो हमें ध्यान रखना है कि किस रेंज में पावर पॉजिटिव, किस रेंज में पावर नेगेटिव, कहां पे पॉजिटिव। तो π/2 से लेकर 3π/2 के रेंज में पावर कैसी आ रही, नेगेटिव आ रही है। यानी ये एंगल का रीजन पावर नेगेटिव देगा, और ये वाला रीजन पावर पॉजिटिव देगा, और ये वाला रीजन भी पावर पॉजिटिव देगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नोट करो, हो गया। बढ़ते आगे एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल में फेंक दिए। कल करे थे, अभी कर लेते, 2 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल में फेंके थे, तो जब प्रोजेक्टाइल में फेंक दिया तो मैंने कहा था वर्क डन क्या निकलेगा, वो तो आप लोग कर चुके, बट पावर क्या होगी वेट की वजह से, वो अपन ने देखना है। तो अगर हमने ग्राउंड से फेंका ऐसे, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो अपन ने इसकी वजह से पावर निकालनी है। तो देखो जरा, मैंने कहा यार ग्राफ तो बना दिया अपन ने, मैं किसी भी एक इंस्टेंट पे देखो। तो अपन एक काम करते हैं, इनिशियली इसकी कोई वेलोसिटी यू मान लेते हैं। अब फेंकने के स्टेज में कोई ना कोई एंगल भी मानना पड़ेगा थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ देर बाद आगे जाएगा कहीं, तो किसी जनरल स्टेज पे आगे, मान लो यहां पे, तो इस स्टेज पे भी तो कोई वेलोसिटी होगी, उसको मैंने v लिख दिया। अब इसने थीटा ना बनाया होगा, नया एंगल होगा कोई, बट उस एंगल की हमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। मैंने कहा इससे अपन ये देख सकते हैं, इस वेलोसिटी के 2 टुकड़े तो करे ही जा सकते कम से कम। एक टुकड़ा जो होगा दिस इज इन एक्स, और दूसरा होगा इन वाई। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा में लगा नहीं रहा, जरूरत नहीं ना भी लगाने की इसलिए। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ये हमने देख लिया। अब अगर आप गौर से देखो, पार्टिकल को मैं कहीं पे भी धर के नापूं, कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे, देखो जरा इसका वेट कहां लग रहा होगा, पार्टिकल का वेट कहां लगेगा, नीचे, कहीं और आ ही नहीं सकता। तो यहां पे देखा वेट लगेगा नीचे, यहां देखो वेट लगेगा नीचे, यहां भी देखूं, कहीं पे भी देख लूं, वेट कहां आएगा। तो यार एक बात बताओ, ये वेट की जो वैल्यू है हर बार कितनी आ रही, mg आ रही कि नहीं आ रही, डायरेक्शन कहां रहा हर बार, नीचे। तो इस पे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यार जो फोर्स है ना यहाँ पे गिवन, वो फोर्स वेट के बराबर ही है। और वेट की वैल्यू क्या है, mg। mg का डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ यहाँ पे y एक्सिस लिखा है, तो माइनस जे कैप नहीं लिख सकता क्या मैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कोई दिक्कत। तो हमने कहा यार फोर्स जो आएगा ना वो माइनस mg जे कैप हो जाएगा। थोड़ा सा और तमीज से लिख लेता हूं, तो जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू माइनस mg जे कैप।
अब आप ये गौर से देख के बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कुणाल, mg बदलेगा नहीं, डायरेक्शन तो बदलने वाला नहीं है, तो फोर्स की वैल्यू कैसी हुई? कांस्टेंट। यानी ये कांस्टेंट फोर्स की वजह से पावर डिलीवरिंग की बात हो रही है। अरे यही तो पढ़े थे थोड़ी देर पहले। दूसरा केस में देख ऐसे, तो पहला एग्जांपल एक ही चीज पढ़ाई, ठीक, तो वही चीज दी अपन ने, तो यानी कांस्टेंट फोर्स वाली कहानी है। अब देखो इधर आगे, पार्टिकल इधर था, तो इसके में अगर कंपोनेंट लिखता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता? u sin थीटा। रट्टा हुआ है सबने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, mg को गोल कर दूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो g लगेगी नीचे की तरफ, और जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, अपन ने रेफरेंस लाइन बना ली, उसके हिसाब से अगर ऊपर को मैं प्लस लेता तो नीचे को क्या लूंगा? माइनस। क्लियर है यहाँ की नहीं? अच्छा, ये वैल्यू चेंज होती है क्या हॉरिजॉन्टल की? हमेशा कांस्टेंट होती है। अब मैं ये सब हटा रहा क्योंकि अपन ने फोर्स तो देख लिया कांस्टेंट आ रहा, तो दिस इज बिकम इक्वल टू u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज। जब बदलेगी नहीं तो हम क्यों बदले? क्लियर? अब हमारा काम ये कि यार मान लो हमें कोई पार्टिकल की जो पावर निकालनी है, या वेट की वजह से जो पावर आएगी वो निकालनी है, तो पावर के फॉर्मूले में आएगा क्या? अगर हमारे पास फॉर्मूला देखा जाए तो F डॉट V, यही तो आता था। कांस्टेंट पावर के केस, सॉरी कांस्टेंट फोर्स के केस में जो पावर आती है वो क्या होती है? F डॉट V। क्लियर? तो अपन ने एग्जैक्टली F तो पता ही है, क्या निकालना बाकी है? अगर V आ जाए यहां घर में अपना काम मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो V निकालने की कोशिश हो रही। V का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रटा हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना तो काम हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसका वर्टिकल टुकड़ा ही निकाल लेते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर अपन इसके वर्टिकल टुकड़े की बात करते हैं तो कहां निकालना पड़ेगा? एक्स एक्सिस में तो निकलेगा नहीं, तो y में जाके सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा इन y, देखो जरा गिवन डेटा में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y कितनी दी है? u sin थीटा दी कि नहीं? तो वो मैं यहां पे अच्छे से लिख दे रहा, दिखनी u sin थीटा। मैंने कहा इनिशियली एक्सेलरेशन कितना दिया? माइनस। मैंने कहा एक काम करो, वी वाई निकालना है, निकालो। कितने टाइम में? t इक्वल टू टी टाइम में, क्योंकि टाइम तो अपन ने कोई बदलना नहीं है। कौन सा फॉर्मूला फिट रहेगा बेटा इसके लिए? v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो चुपचाप से। तो यहां पे आ जाएगा वी वाई इक्वल टू यू की जगह कितना होगा? u साइन थीटा, अब प्लस ए टी की जगह ए आएगा और ए की जगह होगा माइनस जी इंटू टी। लो ब्रैकेट हटा देते, जरूरत नहीं है उसकी। तो दिस इज द वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में आ रही है? ऊपर की तरफ आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने देख लिया भैया वाई में आ रही, तो अपन वो डायरेक्शन बाद में यूज कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो अगर मैं वेलोसिटी निकाल के देखूं जो आ रही होगी वो एग्जैक्टली होगी क्या? तो v वेक्टर आएगा आपके पास vx आई कैप प्लस vy। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? कुणाल नोट करो, फिर मैं बिठाता हूं आगे। हो गया? देखो आगे, मैंने वैल्यू में निकाल चुका, एक बार बस डेटा डालना है, काम हो जाना है अपना। अब देखो क्या होगा। मैंने कहा कि यार जो पावर आनी चाहिए वो तो स्केलर है, वो दो चीजों से मिलकर बनती है, फोर्स और वेलोसिटी। तो अपन इनको लिख लेते हैं एक बार। फोर्स क्या आया था जल्दी से देख के बताओ। तो मैंने कहा यार फोर्स आया था, आई में तो था नहीं, यहाँ पे तो आई और जी दोनों है, तो लिखना पड़ेगा। तो 0 आई माइनस एम जी
जी कैप, मैंने लिख लिया पूरा जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा वेलोसिटी कितनी आई, vx आई कैप, vx कितना था, u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा, पूरा ये अच्छा फॉर्मूले में तो प्लस होता है, माइनस क्यों, जी कैप। क्लियर है यहां तक। अब अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पावर हो जाएगा एफ डॉट वी, क्या बनेगा बेटा, देखिए आई का करते हैं आई के साथ, तो ये तो जीरो के साथ यू cos थीटा का करेंगे तो जीरो ही होना है। अब देख ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस ही होगा, ये रिजल्ट आगे तैयार है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो P की न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी वो देखो जरा क्या हो जाएगी, माइनस एम जी यू साइन थीटा, ये फुल आ गया। आगे देखो माइनस एम जी स्क्वायर टी, ये पावर का वेरिएशन आएगा टाइम के अकॉर्डिंग। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ लो, नोट करो ना, कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आ गया, बस बढ़ते हैं। तो ये पावर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, गधा कहीं का कांस्टेंट बोल रहा, अरे भैया टाइम घुसा हुआ है, वो मैं कर दे रहा। ये पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कुछ भी हो सकती है बट कांस्टेंट तो नहीं है भैया। अब कांस्टेंट नहीं है तो अपन देखेंगे इसका वेरिएशन क्या होगा। यहां तक नोट कर लिया कुणाल, देखो मैंने कहा तो अगर पावर वेरी कर रही है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, जरा उसको भी एक बार ऑब्जर्व कर ले रहे। तो जो पावर की इक्वेशन थी वो जरा बताओ, क्या लिखा था, P इक्वल टू माइनस एम जी यू साइन थीटा प्लस एम जी स्क्वायर इंटू टी, दिस इज द पावर। देख बेटा ये y एक्सिस में हमने इसको लिखा, ये एम जी यू साइन थीटा फुल कांस्टेंट है, एम जी स्क्वायर फुल कांस्टेंट है, तो ये अगर y है और ये t को मैं x लिखूं तो ये कांस्टेंट है। इक्वेशन जो होगी वो होगी y इक्वल टू माइनस सी प्लस कुछ एक नया स्लोप, स्लोप का कोई नाम ले लो, मान लो एम नॉट बोल दिया, तो ये किसकी इक्वेशन है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अपन यूज करेंगे जिसकी स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, क्लियर है। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट में बढ़ना है आगे, स्लोप लेनी है पॉजिटिव तो नीचे से ऊपर की तरफ भागेंगे। समझ आया कि नहीं, तो जब समझ में आ गया तो इसको हटाओ, तो ये तो पार्ट नहीं है अपने डिस्कशन का, क्लियर। तो बताओ यहां पे पावर कैसी दिख रही, तो मैंने कहा नीचे नेगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव है, तो ये देखो पावर का जो टाइम के साथ एरिया निकलेगा वो बॉक्सडन देता है एग्जैक्टली, क्योंकि अपने लिखा गया था dw/dt, यही तो था हमारे पास P था कि नहीं। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो dw इक्वल टू क्या होगा, P इंटू dt,
तो इससे अगर मैं W निकालता हूं तो ये इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी टी आएगा कि नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है कि नहीं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो इन दोनों का अगर हमने ग्राफ देखा तो ये जो रीजन है ये दे रहा होगा नेगेटिव वॉगडन और ये वाला रीजन दे रहा होगा पॉजिटिव वॉगडन। यहां से आपको दिख जाएगा कि फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तभी तो वॉगडन नेगेटिव आएगा। यहां पे देखो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे। या ऐसे बोल सकते हो फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए पावर नेगेटिव है, ठीक है। यहां पे सेम होंगे इसलिए पावर पॉजिटिव होगी। क्लियर। ये पूरा का पूरा मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम जो जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट तक ही जाएगा, तो उसके आगे ग्राफ होगा ही नहीं, उसके आगे ग्राफ सडनली रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल सीधा नीचे ही गिर जाएगा, उसके आगे जाना नहीं है, तो यही तक रहना है। ये पॉइंट बताओ बेटा कुणाल कितना आएगा प्रोजेक्टाइल के अकॉर्डिंग? भाई अपनी पावर 0 कब आएगी? हाँ बेटा आप बताओ। T/2 टाइम ऑफ फ्लाइट का आएगा भाई, उसमें देखो आप ग्राफ देखो, यहां पे पावर 0 दिख रही थी, ये वाला पॉइंट 0 पावर का था, अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको। तो यहां देखो अगर अपन देखें तो पावर के लिए तो नहीं है, ये तो ग्राफ उसका है वेलोसिटी के फॉर्मेट का। तो इस स्टेज पे आएंगे ना तो वेलोसिटी ही होगी और वेट नीचे होगा। तो इस स्टेज को अगर अपन ने ढंग से ऑब्जर्व करा तो यहां पे 0 हो सकती है, तो ये स्टेज आएगी 0 पावर की। कहां पे? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा तुम कहीं पे देखोगे वेलोसिटी ही होगी, वेट ही होगा, और वेलोसिटी वेट ही होगा। देखो एंगल हमें 90 से बड़ा दिख रहा। अभी थोड़ी देर पहले कॉस का ग्राफ बनाए थे, 90 से लेकर 270 तक पावर कैसी होती है? नेगेटिव, इसलिए पावर नेगेटिव दे रहा था। यहां पे देखो ये 90 हो गया और आगे जाओगे एंगल छोटा हो जाएगा, अभी एंगल 90 से कम आ रहा, पावर कैसी आएगी? पॉजिटिव। क्लियर है? नोट करो जल्दी। यहां तक कल हो गया था, आप ही के चक्कर में अकेला रिपीट करा है। मैंने कहा टॉपिक की शुरुआत है, 2 दिन का पूरा टॉपिक भी नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी अगर मिस हो गया तो। आगे बढ़ते हैं अपन। अब सेकेंड केस की तरफ जाएंगे, जहां पे क्या होगा, पावर डिलीवरी जो होगी वही कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, ये जो पावर डिलीवरी कांस्टेंट वाला पार्ट है ये एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड में, नीट में और जेई में मल्टीपल टाइम्स, एक आध बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स। दूसरा कुछ मिलता ही नहीं है पावर में पूछने को, जहां कुछ दिमाग लगाना होता है बस यही रहता है। तो मल्टीपल टाइम्स 2-2, 3-3 बार आया दोनों में। आप जब बोर्ड की किताब को उठा के देखोगे तो आपको लगा रहे ये तब भी आया था, तब भी आया, बार बार आता है। तो ये दिन इंपॉर्टेंट है, ये मतलब हर जगह आता है तो आपको अच्छे से करना ही है, और सिंपल भी है और जरूरी भी है। तो कहीं पे भी अगर पावर की डिलीवरी कांस्टेंट है तो देखो जरा इसको कैसे हैंडल करेंगे आप। मैंने कहा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? dW बाय, ये तो पता है। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो P इंटू dt बनेगा, तो P इंटू dt इक्वल टू क्या हो गया? dW। मैंने कर देना इंटीग्रेशन बोथ। हाँ बोलो क्या कह रहे? कोई कह रहा कुछ? आवाज नहीं। प्रिंस बोलो बेटा क्या कह रहे? बोलो बेटा क्या कह रहे? आवाज तो आ रही थी, किसकी आ रही थी? अच्छा, तो dW जो होगा वो हो जाएगा P इंटू dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dW का W बन जाएगा, ठीक है, और ये P इंटू dt का क्या बन जाएगा? सीधा PT बन जाएगा। तो इसको मैंने बोला यार जो डिफरेंस आएगा भाई कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी, इनिशियल से फाइनल में लिख के दिखाता। अब 0 से t लिया तो अपन ने PT लिख देना है। अब इसको भी अगर आप मान लो 0 से ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा।
इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, तो उसको मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन वर्क डन, कुछ भी हो जाए। तो जो वैल्यू आएगी, अगर हमने टाइम इंटरवल 0 से t लिया तो डायरेक्ट pt लिख सकते हैं, और अगर टाइम इंटरवल 0 से t की जगह t1 t2 होता तो p इंटू डेल्टा t लिख देते हैं, उसमें ज्यादा कोई फर्क की बात नहीं है। तो हमने कहा यार ये जो चीज है ये बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान में रहनी चाहिए जो अपन ने इस्तेमाल करनी है। अब आप देखो, ये एक रिजल्ट होता है जो अपन पढ़ते थे 9th क्लास में, क्या था? अरे हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता था? ये एग्जैक्टली है क्या? ये वर्क एनर्जी थ्योरम, जो अपन काम करते हैं एनर्जी में जाएगा, और जो एनर्जी होती है काम में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, एनर्जी होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, यही है ना, काम करने के लिए जो चाहिए वो एनर्जी। तो वही अपन ने लिखा है यार, अगर मैं वर्क डन को लिखूं एनर्जी के फॉर्म में, तो इस वाले फॉर्मेट के हिसाब से पार्टिकल के ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, ऐसे तो हो नहीं रहा। तो जो एनर्जी पार्टिकल की चेंज होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक चेंज हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में वही तो होता है, तो वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। मैंने इन दोनों रिजल्ट्स को एक साथ समराइज करना है, क्योंकि ये भी डेल्टा डब्ल्यू और ये भी डेल्टा डब्ल्यू है। तो पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर। ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बिहाफ पे अपन वेलोसिटीज और सारी चीजों के रिलेशन निकाल सकते हैं। यहां तक नोट करो कुणाल, ठीक है? शायद तुम लोगों ने ये नोट कर लिया था। क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नहीं दिया था शायद, क्वेश्चन दिया था कल? नहीं, कल लाइट नहीं थी ना। अरे क्या कर रहे, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे? यार होनी तो चाहिए यार, पूछ लो भी जन सर से। जन सर ने नहीं रखी क्या? तुम लोग पूछ लेना। अब देखो ऐसा है ना, अगर छुट्टी होगी तो पूरी होगी ना फिर। सेंटा क्लॉज अपन में से कोई है नहीं वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, छुट्टी तो ले सकते हैं। आप लोगों को टेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा एक दिन और पढ़ने का, वैसे तो पढ़ोगे नहीं। जाते हो? क्या होता है उधर? नहीं, मैंने किसी ईसाई को नहीं आते हुए देखा ना। देखो यार, मान लो चर्च जाओगे तो क्या करोगे? केक खाओगे? वो तो मैं खा नहीं सकता। अरे एग होता है, मैं खा नहीं सकता। और उनकी वाइन में बिल्कुल ना पीऊं भाई, वहां पे अपने यहाँ तो चरणामृत मिलता है, गंगा जल होता है, उनकी वाइन मिलती है, तो दोनों मेरे काम के नहीं ना। मैं वो भी नहीं खाता क्योंकि एग होता है। ये हम शुद्ध ब्राह्मण है खाने पीने का मामले में। हो गया? कितना आंसर आ रहा है? अबे जल्दी करो यार। तो क्या सबसे फास्ट तुम आंसर देते हो? जल्दी बताओ। अनुष्का कितना आंसर है? ऑनलाइन वाले जल्दी कर लेते हो, फोटो खींचो तुरंत, जल्दी सॉल्व करो। अरे धोखे से टिक है ये, इसका नहीं है पार्ट। क्या? और अब जो भी हो, वो सी लिखा है, वो धोखे से यार हो जाती है। अब इतनी सी चीज मैं सही कर दे रहा यार, तुम बोलोगे मैं सही ना करूं, ये तो अच्छी बात नहीं है। बट दो बी नहीं होंगे, बी एक ही रहेगा। आंसर क्या है? चलो देखेंगे। ए तो करो, किया नहीं और आंसर मार रही। अरे ऐसे मत करो, आंखों से देखे मत करो, सॉल्व करो। हो गया? तो क्या तुमने क्या किया?
ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, मजाक मत कर। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला, पावर कैसे डिलीवर हो रही, कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर वाले केस लगाओ। अभी तो बताया 1 मिनट पहले। जल्दी से लगाओ। करा है तुमने? देख तो कांस्टेंट पावर वाली कंडीशन अभी अभी करी सॉल्व कर, कोई बात नहीं, मैं तो भूल जाता हूं, मैं एक बार दोबारा लिख देता। P इक्वल टू होता है dw बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dw इक्वल टू होगा P इंटू dt, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन करो 0 से t, ये w बनेगा, तो यहां से रिजल्ट मिलेगा w इक्वल टू क्या, pt। क्लियर है? ये पहली कंडीशन। फिर मैंने कहा यार दूसरी कंडीशन भी थी क्या, क्योंकि ये डेटा हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, यही तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अच्छा, पार्टिकल इनिशियली मानो रेस्ट से हुआ हो, तो अपन ने क्या लगाना है डायरेक्टली, W इक्वल टू जो चेंज इन एनर्जी होगी हाफ m इंटू वी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन होगी, दोनों को बराबर करो, 1 इक्वल टू 2, ये तो कर ही चुके थे थोड़ी देर पहले, पूरा प्रोग्राम यही करा था मैंने। क्या आएगा, PT बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। इससे क्या मिलेगा, V की वैल्यू, तो V स्क्वायर इक्वल टू 2PT बाय m। इससे वेलोसिटी का स्क्वायर मिला, वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है, तो वेलोसिटी क्या आएगी, V इक्वल टू रूट में 2P बाय m इंटू टी। ये देखो यहां से रूट चढ़ेगा, अब इंटू टी लिखेंगे तो टी को मैंने बाहर निकाल दिया, टी की पावर में 2 लगा दिया। अच्छा लगेगा देखने में। तो यार रूट तो पूरे पे चढ़ेगा ना यार, देख ऐसे, तो मैंने पावर लगा दी उसकी। अब जो कांस्टेंट था उसको अलग कर लिया और वेरिएबल को अलग कर लिया, उसी ही तो काम किया मैंने। वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी से क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं आता, निकालो जल्दी। यहां तक तो मैंने कर दिया था, अब करो आगे। मिटा रहा हूं उसको। जो V का रिजल्ट आया वो ये है, V इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है वो ये 2P बाय m T की पावर 1/2। अब रहेगा आगे का, हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो क्या होता है, dx बाय dt। अब ये रूट टी पे आया है तो ये तो कांस्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यही बनेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dx इक्वल टू जो दिख रहा है रूट 2P बाय m इंटू डी टी, या जो t है t की पावर 1/2 इंटू डी टी।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कांस्टेंट का वैसे कोई फायदा नहीं इंटीग्रेशन करने का, बाहर ही रखो उसको। ये डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट होगा x, रूट में 2p/m बिल्कुल वैसे बच जाएगा, इसका कुछ नहीं होना। ये लिखा है t की पावर 1/2, इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या है 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, यही आएगा रिजल्ट है आगे। तो x = रूट में 2p/m इंटू टी की पावर, बताओ जल्दी से, 3/2 बनेगी और नीचे भी कितना आएगा 3/2। अपन ने ये सब कहानी देखनी नहीं है, अपन ने तो प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, तो प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। समझ आया कि नहीं, बोलो बेटा समझ आया। एक ही है अनुष्का, प्रिंस बेटा तुमको समझ में आया, ठीक। बाकी कहाँ है सब, नहीं कहाँ गया, कहाँ गया ना, बताया नहीं, मैं सोचा शायद इन्फॉर्म हो तुम्हें, तो हो सकता है सर को बता के गया हो गया। बिठाता हूं बेटा, इससे क्या हुआ, अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्लियर। अच्छा यहीं पे अगर मान लो इस स्टेज के बाद हमें एक्सेलरेशन निकालना होता तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता, बता निकालो जल्दी से भाई, एक्सेलरेशन भी तो पूछ सकता है वो, कुणाल बता एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आएगा। अगर एक्सेलरेशन दिया होता तो किसके प्रोपोर्शनल, जल्दी से निकालो। कितना, टी की पावर हाफ एक्सेलरेशन, अच्छे से देखो, चलो ठीक है देखता हूं मैं। ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अब इंटीग्रेशन से काम नहीं चलेगा, एक्सेलरेशन चाहिए, इक्वल टू होता है dv/dt, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रहेगा, तो इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, तो डिफरेंशिएशन जो होगा उसको लिखेंगे dy/dt ऑफ t की पावर 1/2, बस इसका करना है अपन ने। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रहने दो, तो √2p/m ये तो बाहर ही रहेगा। अब इसका देखो पावर कितनी चढ़ी, 1/2, x की पावर n का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, तो n जो लिखा है दिस इज 1/2 t की पावर n-1, तो n कितना है 1/2 - 1, ये रहेगा अपना रिजल्ट। अगली स्टेज पे आंसर आ सकता है आपका a इक्वल टू रूट में 2p/m, देखो आगे ये 2 है, ये भी नीचे रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं, ये क्या बचेगा t की पावर -1/2 डिवाइडेड बाय रूट,
थोड़ा सा एडजस्टमेंट, a इक्वल टू रूट में p बाय, देखो a 2 है, अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2m आ जाएगा नीचे। अब ये t की पावर -1/2 नीचे लिख सकता हूं मैं, तो 1/√t। तो अगर उसने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी पूछी तो यही आंसर है, तो अपन लिख सकते हैं। या फिर इतना लिखने की जरूरत ही क्या है, जब प्रोपोर्शनली पूछा है तो मान लो t की पावर -1/2 लिख दे रहा मैं डायरेक्ट। तो इससे आंसर आएगा a जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t की पावर -1/2 से। ध्यान रखना, a भी IIT JEE में पूछ चुके हैं, ठीक। वेलोसिटी भी डायरेक्टली पूछी गई है और डिस्प्लेसमेंट भी, तीनों चीजें इससे निकाली गई हैं, तीनों चीजें आई हैं, कई बार एग्जाम में आई। आप टोटल काउंटिंग करो, 9-10 बार आ चुका है, और पिछले 10 साल में मतलब हर साल किसी न किसी एक फॉर्मेट में ये चीज पूछी जाती है। अच्छे से दिमाग रख लेना, हल्का सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता है, वो आपको आना चाहिए। क्लियर है? अभी कितना वक्त हो रहा? 46 है ना, आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी भी ऐसे ये क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर ही चुके। वही वेलोसिटी तो निकाली नहीं, √2p ये t की पावर 1/2 आया था, तो वही है ये कि वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। कोई भी मतलब वेलोसिटी निकाल लो, एक्सीलरेशन निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, सब निकाला जा सकता है।